हेलो बच्चों, नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग मॉडल पेपर के आगे जो ऑब्जेक्टिव हैं उनके प्रश्न को देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। 4 समीकरण दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण बच्चों, जो द्विघात समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। द्विघात समीकरण जो होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप में होता है। यहाँ पर x का घात कितना है? 2। यहाँ पर x का घात कितना है? 2 है ना। तो जिसमें x का घात 2 रहे उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। हम प्रत्येक प्रश्न को चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 7। अब इसको हम लोग करेंगे हल। x गुना एक्स स्क्वायर, x गुना 3 माइनस 3x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो ये द्विघात हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ए हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। इसमें एक्स का घात 1 है, इसलिए हम इसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। दूसरा नंबर है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। ये देखो बच्चों, x प्लस 1 जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। इसे हम हल करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 2 गुना x, 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस ये माइनस 5x इधर आएगा तो प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाता है बच्चों 7x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ भी x का घात कितना है बच्चों? 1 है, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम तीसरा को चेक करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 2 गुना x 2x और 2 तिया माइनस 6 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x, ये वाला प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 6 बराबर 0। तो x स्क्वायर 2x कट के x खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? 7 बराबर 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x का घात कितना है? 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का है, जहाँ पर x का मान 0 है। मतलब x जो है वो यहाँ पर क्या है बच्चों? 0 है। यहाँ पर x स्क्वायर है। यहाँ पर इसमें कहा जाता है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 अगर द्विघात है तो यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना। b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास b का मान 0 है लेकिन a का मान 1 है ना। तो a किस रूप का है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। इसलिए द्विघात समीकरण जो होगा हमारा होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 12 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है ना। इससे क्वेश्चन आता है, देखिए मूलों की प्रकृति के लिए 3 कंडीशन है। पहला, जब d बड़ा होगा 0 से, d जिसे हम विविधकर कहते हैं, है ना, जिसका सूत्र होता है d बराबर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब धनात्मक होगा। तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक एवं असमान। कहीं कहीं पे वास्तविक एवं भिन्न भिन्न भी लिखता है। दूसरा कंडीशन है d बराबर क्या होगा? 0।
जब विविधकर का मान 0 के बराबर होगा, मतलब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको हम कह सकते हैं a 0 से क्या है, बड़ा है। अगर जब d का मान 0 के बराबर होगा तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक एवं क्या होता है बच्चों, समान। वास्तविक एवं समान। तीसरा है जब d का मान 0 से छोटा होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। यहाँ पर जो हमारा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ a बराबर कितना है बच्चों, 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक को क्या बोलते हैं, a। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है, तो b का मान भी क्या हो गया बच्चों, 1। और c जो अचर पद है उसका मान क्या है बच्चों, -1। इसलिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह में 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 1 और c का मान -1। हल करने पर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 का 4, 4 का 4, तो कितना आ जा रहा है, 5। 5 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है, मतलब d का मान क्या आ गया, 0 से बड़ा आ गया। जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल क्या होगा बच्चों, वास्तविक एवं असमान। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्या कहता है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यदि दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, वास्तविक असमान। असमान का मतलब क्या होता है, भिन्न, अलग अलग, है ना, भिन्न। तो कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा, भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न वास्तविक मूल होने के लिए विविधकर का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब a का मान कितना है, 1, b का मान कितना है, -1 और c का मान कितना है, 3। द्विघात समीकरण जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या होता है, a, एक्स का गुणांक जो होता है b और c जो होता है वो क्या होता है, अचर पद होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, एक्स का गुणांक क्या है, -1 है और c का मान क्या है, 3 है। तो विविधकर का सूत्र d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है -1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है 1 और c का मान है 3। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 का 4 और 4 तिया 12, हमारे पास आता है -11। d का मान क्या आता है, -11। तो विविधकर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -11। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है प्रथम पद a एवं सार्वंतर d वाले AP का nवां पद क्या होगा। तो nवां पद निकालने के लिए हमारे पास an का फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्रथम पद a सार्वंतर d वाले AP का nवां पद होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। दूसरा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, AP दिया हुआ है
10, 7, 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा। यहाँ पर 30वां पद पूछा है हमसे, मतलब कौन सा पूछा है, an पूछा है। तो यहाँ पर a बराबर कितना है बच्चों, 10। d बराबर कितना है, d निकालने के लिए हम लोग आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाते हैं। a2 से घटाते हैं a1 को। a2 है हमारा 7 और a1 है हमारा 10। 7 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा -3। 30वां पद पूछा है, मतलब n का मान दिया हुआ है कितना बच्चों, 30। इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब 30वां पद, तो a का मान है बच्चों 10 प्लस n-1 मतलब n का मान है 30, तो 30 -1 इंटू डी का मान है -3। हम इसे हल करेंगे तो an आ जाएगा a30 बराबर हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो 29। 29 गुना 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 दूना 6, 3 नवा 27 का 7, हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8। यहाँ पर माइनस है बच्चों, होते प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको 10 घटाएंगे तो बच्चों बचेगा -77। तो 30वां पद हमारा क्या हो जाएगा -77। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद बोलेगा तो हमें n का मान निकालना होता है ना। कौन सा पद बोला, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है कि कौन सा पद, तो हमें क्या निकालना होता है n। और 78 दिया हुआ है, एक इसका मान है बच्चों an का, तो हम लिखेंगे a बराबर 3, d निकालेंगे तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, तो ये हो जाएगा 5। an का मान दिया हुआ है बच्चों 78, हमसे n का मान पूछा है कि क्या होगा। हम जानते हैं कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान दिया हुआ है 78 बराबर a का मान दिया हुआ है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है, तो n-1 और d का मान दिया हुआ है 5। तो 78 ये प्लस वाला 3 इधर आएगा तो -3 बराबर 5 गुना n क्या हो जाएगा 5n माइनस क्या हो जाएगा 5। 78 में से 3 गया तो कितना बचेगा 75, ये -5 इधर आएगा तो +5 बराबर 5n। अगर इसको जोड़ेंगे तो 80 बराबर 5n, तो n बराबर ये हो जाएगा 80, 5 गुना में उधर जाएगा तो भाग में 16 पचे 80, तो n बराबर हो जाएगा बच्चों 16। तो AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा, तो 16वां पद 78 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती हैं। तो त्रिभुज जो होगा समरूप कब होता है, समरूप किसे कहते हैं, जब दो त्रिभुज दिखने में एक समान दिखे, है ना, उनकी संगत कोण क्या होती है, बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, समरूप। दो त्रिभुज अगर दिए रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है हमारा ABC और एक त्रिभुज है हमारा PQR, तो त्रिभुज P हो जाएगा ना। त्रिभुज ABC समरूप, ये साइन किसका है, समरूप का है। त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जब इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होंगी, और संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कोण A जो होगा वो कोण P के बराबर होगा, और कोण B जो होगा वो कोण Q के बराबर होगा, और कोण C जो होगा वो कोण R के बराबर होगा, तथा AB बटे PQ का अनुपात BC बटे QR का अनुपात और AC बटे PR का अनुपात क्या होगा, समान होगा। यदि संगत कोण बराबर तथा भुजाएं समानुपाती हो तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। यहाँ पर हमसे पूछा है कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती है, तो बोलेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमारा 18 का आंसर हो जाएगा समानुपाती। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि
पहला कि संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण बराबर, तथा दूसरा कंडीशन है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर ऐसा होता है तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 हैं। दो त्रिभुज दिया हुआ है और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। उनकी भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का, दो त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, उनका क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे मान ले कि एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR, दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका क्या लेंगे, अनुपात लेंगे। तो इनकी संगत भुजाएं AB और इसका संगत भुजा कौन है, PQ। संगत भुजा कहने का मतलब A और 2, पहला दूसरा स्थान में AB है तो AB लिखे, इसका पहला दूसरा स्थान में कौन है, PQ है तो PQ। इसका स्क्वायर या तो दूसरा तीसरा में कौन है, BC, और इसका दूसरा तीसरा में कौन है, QR, इसका स्क्वायर करेंगे। या फिर पहला और तीसरा इसका कौन है, AC, इसका पहला तीसरा कौन है, PR, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात या तो AB बटे PQ के स्क्वायर के बराबर हो सकता है, या BC बटे QR के स्क्वायर के बराबर होता है, या AC बटे PR के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पर हमें दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4 कितना दिया हुआ है, 9। तो अगर हमसे इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछे बच्चों तो हमें इसका क्या कर देना होगा, वर्ग कर देना होगा। तो 4 का वर्ग और 9 का वर्ग, तो 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है 81। तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा बच्चों 16:81। इसी जगह में अगर हमें बोल देता कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो हम क्या कर देते बच्चों, इसका वर्गमूल कर देते। तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4, और 81 का वर्गमूल होता है 9। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है तो उसके भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों, 4:9। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B है। तो हमसे पूछा है कि कोण B का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ। एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC जिसमें AB बराबर कितना है, 6√3 है। AC बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका नाम A रख लेता हूँ, इसका नाम B और इसका नाम C, है ना। AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। या तो किसी त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा कौन है, 12 है, और दो भुजा कौन है, एक 6√3 है और एक है हमारा बच्चों 6। 12 का स्क्वायर होता है 144, 6√3 का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा,
6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 36 गुना 3 क्या हो जाएगा बच्चों, 3 6 का 18, 3 3 9 और 1 10, तो ये हो जाएगा बच्चों 108। और 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 36। हम लोग देख रहे हैं कि 144 बराबर 6 और 8 कितना होता है 14, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1, 144 किसके बराबर आ रहा है 144। मतलब एक त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से कि सबसे बड़ी भुजा का सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा, समकोण होगा। तो कोण बी जो हो जाएगा बच्चों हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि मूल बिंदु से बिंदु P 3,4 की दूरी है। हमारा दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए ये कोई निर्देशांक तल है, यहाँ पर इसका मूल बिंदु है x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कोई बिंदु P यहाँ पर है, अब मूल बिंदु से उसका दूरी P का निर्देशांक दिया हुआ है 3,4 और मूल बिंदु का निर्देशांक हमको पता है क्या होता है 0,0। तो हमें बोला है कि मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे। मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, दूसरा को हम लोग क्या लेते हैं x2 और y2, क्योंकि निर्देशांक का कोई बिंदु जब भी दिया हुआ रहे तो पहला जो होगा वो x का मान होगा और दूसरा जो होगा किसका होगा, y का मान होगा। तो यहाँ पर अगर हम दूरी AP OP है ना, OP बराबर अगर करेंगे तो x2 का मान क्या हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है बच्चों 4 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 माइनस 0 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4, तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 और 9 को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों 5। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मूल बिंदु से P की दूरी जो होगी वो क्या होगी 5 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है ना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, यदि कोई रेखा है AB, उसे कोई तीसरी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, मान लेते हैं बिंदु C है, तो इसका निर्देशांक हम लोग लेंगे x1, y1, इसका निर्देशांक लेंगे x2, y2 और इसका निर्देशांक लेंगे x, y, और मान लेते हैं कि m1 अनुपात m2 में उसे विभाजित करता है। एक रेखा कोई AB है जिसे एक तीसरी रेखा बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती है, जिस दो कितना अनुपात में m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है। तो पहला बिंदु को x1, y1 लेंगे, दूसरा को x2, y2 लेंगे, और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु को क्या लेंगे x, y लेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बिंदु 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाली मध्य रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछा है। मध्य बिंदु पूछा है मतलब बच्चों 1:1 में क्या करता है वो विभाजित करता है। तो हमारा विभाजन सूत्र जो होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1, x, y के लिए अगर निकालेंगे हम लोग बटे m1 प्लस m2, और y के लिए हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m1 का मान भी 1 है और m2 का मान भी 1 है। तो हमारा मध्य बिंदु के लिए जो सूत्र हो जाता है, मध्य बिंदु के लिए हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं x2 प्लस x1/2, y2 प्लस y1/2। अब देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु क्या है हमारा A है, जो A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2,5, और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है बच्चों 4,7, और अनुपात दिया हुआ है 1,1।
इसलिए हम यहाँ पर 1 कोमा 1 लिए, क्योंकि ये क्या पूछा है, मध्य बिंदु पूछा है। मतलब जो लाइन है तीसरा वो क्या कर रहा है, बीचों बीच उसे क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम इस फॉर्मूला में अगर रखेंगे तो x1 का मान है 2 और y1 का x2 का मान कितना है 4/2 और y1 का मान कितना है 5 और y2 का मान कितना है 7/2। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6/2 कोमा 7 और 5 12/2। इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 2 6 12। तो हमारा बिंदु हो जाएगा बच्चों 3,6। अगर कोई दो बिंदु दिया हुआ है 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछे तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इस फॉर्मूला में रखेंगे और उसे 2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे और हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कि वो उसका निर्देशांक क्या होगा।